ऑफिस से लौटते वक्त बहुत देर हो गई थी। घर पे अमृता मेरा खाने के साथ इंतज़ार कर रही थी। घर पहुंचते ही मैंने हाथ मुंह धोया और खाने बैठ गया। मेरे साथ अमृता भी खा रही थी। खाते वक्त हम शांत थे। हमारी शादी को लगभग 26 साल हो गए। शादी के कुछ सालों बाद ही तान्या ने जन्म लिया। कुछ साल बहुत ही प्यारे थे, पर धीरे धीरे हमारी नोक-झोंक लड़ाइयों में बदलने लगी। अब तो मुंह खोलते ही झगड़ा होने लगता है, इसलिए हम लोग सिर्फ काम की ही बातें करते। अब हमारा रिश्ता ज़रूरतों का रिश्ता हो गया है। कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मैं घर ही नहीं जाता। एक रोज ऐसा ही हुआ। झगड़ा होने के बाद मैं घर से निकल गया और अपने दोस्त हर्ष दीक्षित के पास चला गया। हर्ष का घर ज्यादा दूर नहीं था, चलकर बस 15 मिनट लगते थे। 25 की उम्र में उसने अपना घर छोड़ दिया था। रोज अपने माता पिता को लड़ते देख उसने फैसला किया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। कुछ देर बाद मैं उसके घर पहुंचा। दरवाजे पर मुझे देख वो बहुत खुश हुआ और बोल पड़ा, भाई एकदम सही टाइम पर आया है। महफिल में बैठ। मैं अंदर आया। अंदर आते ही मैंने दारू, सिगरेट और कुछ चखने के साथ एक लड़की देखी। उसके हाथ में दारू का गिलास था और बड़े आनंद से सिगरेट के धुएं को उड़ा रही थी। मैं भी उनकी महफिल में शामिल हो गया। धीरे धीरे मैं जाम को अपने शरीर में उतारने लगा। हर्ष उस लड़की के पास बैठा था। अचानक उस लड़की की नज़र मेरी नज़र से लड़ी। मैंने झट से अनदेखा किया। इतने देर में वो लड़की हर्ष को बोल पड़ी, अपने दोस्त को बोल दो ऐसे ना देखे, उसके अलग से पैसे लगेंगे। यह बोलकर लड़की और हर्ष जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख मैं अटपटा गया और नजरें चुराते हुए बोल पड़ा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हर्ष ने मुझे काटते हुए बोला, अरे राजीव, शर्मा मत, तू बस बोल, तेरा भी इंतजाम कर दूंगा। बहुत जान पहचान है, टेंशन मत ले, बस तू हाँ बोल। उसे रोकते हुए मैं तेज आवाज में बोला, नहीं हर्ष, तू कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है ना मेरी शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है। ये सब नहीं होगा मुझसे, तू ही कर। फालतू की चीजों में मुझे मत खींच। थोड़ी देर बाद दारू खत्म करके मैं घर लौट आया। घर आते ही अमृता मुझ पर चिल्लाने लगी। दारू की हालत में देख वो आग बबूला हो गई। 1-2 घंटे तक हमारी लड़ाई चलती रही। मैं उसे कुछ सुनाता और वो कुछ गड़े मुर्दे उखाड़कर मुझे सुनाती। लड़ते लड़ते हम अलग अलग सो गए। अच्छा था कि तान्या हम लोगों के साथ नहीं रहती, अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। यही सब सोचते हुए आंख लग गई। आंखें खुली तो सवेरा हो गया था। मैं झटपट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। देर होने के कारण बॉस ने बहुत खड़ी खोटी सुनाई। चुपचाप सुनकर मैं अपनी मेज पर आकर बैठ गया। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था। घर जाओ तो अमृता की सुनो और ऑफिस में बॉस की। हर्ष मेरे बगल में बैठा था। मुझे देखकर मस्करी आवाज में बोला, आज फिर से, और जोर जोर हंसने लगा। अमृता और ऑफिस के चक्कर में मैं पागल सा हो गया। अब ज्यादातर मैं हर्ष के घर पर ही रुकता था। एक दिन मुझे बिना बताए हर्ष ने 2 लड़कियों को घर पे बुला लिया और मुझे देखते हुए बोला, एक मेरे लिए और एक तेरे लिए। आज फालतू की टेंशन छोड़, बस मजे कर। उसके ऐसा करने ने उसे बहुत उल्टा सीधा बोला, कुछ नहीं करना मुझे, तुझे जो करना है कर, मैं ये सब चक्कर में नहीं आने वाला। इतनी देर में दूसरी लड़की मेरी तरफ आई और मुझे दारू का गिलास दिया। मैं उसे ना नहीं कर पाया और गिलास लिया और पीने लगा। तब तक हर्ष उस लड़की के साथ अपने कमरे में जा चुका था। मैं और वो लड़की साथ में बैठकर दारू पी रहे थे। लड़की की उम्र लगभग 22 साल थी। तब तक चांद सिर पर आ गया था। हर जगह सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही थी। जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजे एक साथ मिलती हैं, वैसे ही उस रात में उस लड़की के करीब आ गया। रात की गलती के लिए मैं सवेरे उठकर मैं अपने आप को माफ कर ही रहा था कि इतने देर में ही हर्ष ने पैसे देकर उनसे विदा ली और बाद में आने की इजाजत मांगी। उस दिन मैं काफी शांत था। मुझे ऐसा देख अमृता भी शांत थी। उसने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ। अगर वो पूछ भी लेती तो मैं जवाब नहीं दे पाता। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। दोबारा वही लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे।
मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। इतनी देर में हर्ष का फ़ोन आया और बोलने लगा, आज रात महफिल जम रही है, तू आएगा? मैंने बिना कुछ सोचे उसे हाँ कर दिया। रात को उसके घर पहुंचा तो वो दोनों लड़कियां भी मौजूद थी। उनके माहौल में मैं फिर से रंग गया। उस दिन मैंने उस लड़की से बहुत सारी बातें की। बात करके यह पता चला कि उसका नाम दीपाली है। उसके बाद हम अक्सर मिलने लगे। जब भी मुझे चिंता या गुस्सा आता मैं उसे बुला लेता। दीपाली से मिलकर अच्छा लगता। मेरी हर बातों को ध्यान से सुनती थी, कुछ जवाब नहीं देती, बस मुझे सुनती रहती थी। एक रात मैं उससे एक सवाल कर बैठा जो उसे थोड़ा मायूस कर गया। तुम इतनी सी उम्र में ऐसे काम में कैसे आ गई? मेरा सवाल सुनते ही वो चौंक गई। शायद किसी ने कभी उससे ऐसा सवाल नहीं पूछा था। उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो कुछ नहीं बताना चाहती, पर धीरे धीरे वो सब राज खोलने लगी। उसने बताया कि उसकी माँ पहले से ही ये सब काम करती थी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसने बताया कि उसकी माँ एक बहुत अच्छे परिवार से थी। कॉलेज के दौरान उनकी एक लड़के से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। कॉलेज के दौरान ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर एक गलती ने उनकी सारी जिंदगी पलट दी। क्या गलती? मैंने सवाल पूछते ही दीपाली मुझे अजीब नज़र से देखने लगी। कई सवाल उसके चेहरे पर दिखने लगे, मानो वो मुझसे ही पूछना चाहती हो। सवालों से भरे चेहरे को हटाकर उसने कहानी दोबारा शुरू की। मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली, जैसे ही उस लड़के को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, उस दिन से उसने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसी हालत में वो अकेली थी। घर पे पता लगते ही उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया। उस लड़के ने ना कभी मिलने की कोशिश की, ना ही उनको कभी ढूंढा। मुझे पेट में लेकर वो इन शहरों की गलियों में घूमने लगी। मुझे गिरा भी नहीं सकती थी। माँ हमेशा कहती थी, ये जन्म हमें भगवान देता है, इसे सिर्फ भगवान ही छीन सकता है। कोई भी इंसान किसी का जीवन नहीं छीन सकता। कैसे भी उन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरे जन्म होने के बाद मैंने उनकी ज़िंदगी और ख़राब कर दी। मुझे खाना खिलाने के लिए उन्होंने अपना शरीर बेचना शुरू किया। उसके बाद शरीर बेचना उनकी मजबूरी नहीं, ज़रूरत बन गई, और ज़रूरत हमारी रोज़ी। उसे सुन में निशब्द था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो अपने पर्स के पास गई। एक तस्वीर देखकर वो मायूस हो गई। मैं उसके पास पहुंचा। तस्वीर देखते ही मैं सुन पड़ गया। उस तस्वीर में मैं और माया थे। माया और मैं कॉलेज में साथ थे। तस्वीर को देखते हुए दीपाली बोल पड़ी, ऐसा क्यों किया आपने? आपकी वजह से ही हमें ऐसी जिंदगी मिली। जिस वक्त उनको आपकी ज़रूरत थी, उसी वक्त आपने उनको छोड़ा। आपने ही हमें उस नर्क में धकेला है। आपके कारण ही हम इज्जत की ज़िंदगी जी नहीं सकते। बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं सुन पड़ गया था। आपको पहले दिन ही मैंने पहचान लिया था कि आप ही राजीव हो, जिनकी तस्वीर लेकर माँ अक्सर रोया करती थी। देखिए, आपकी एक गलती हमें कहां से कहां ले आई। आपको बताना चाहती थी कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों उनका साथ नहीं दिया? ऐसे कई सवाल करके वो चली गई। मेरी नजरें नीचे थी। उसके एक एक शब्द मेरे किए हुए पाप को दोहरा रहे थे। मैं निशब्द था। मैं अपने ही नजरों में गिर चुका था। मेरी वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। अपने आप को माफ करने की राह नहीं मिल रही थी। उसके जाने के बाद कई दिनों तक ये बोझ मुझे सताता रहा। इस पाप ने मुझे अपनी नज़रों में गिरा दिया था। मैं रोज़ खुद को कोसता रहता कि मैं माफ़ी के लायक भी नहीं था। इस पाप के सहारे मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं ज़िंदा रहने के लायक नहीं हूँ। मुझे कोई हक नहीं है दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने का। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जीने का कोई हक नहीं। यह बोझ मुझसे सवाल करने लगे और सवाल मुझे कमज़ोर। यह पाप मुझे रोज़ डस रहा था। इस पाप से मुक्त होना था। मुझे इस जन्म में मुक्ति तो नहीं मिलेगी, मुझे इस पाप से मुक्त होना था। मैंने बंदूक निकाली और माफ़ी मांगते हुए अपने आप को गोली मार ली। धन्यवाद दोस्तों।